नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। धैर्य से, गंभीरता से मुद्दों को जांच कर परख कर आज एक बड़ा एक्सपोजे लाया हूं। और यूजीसी के ऊपर मैं पहले चर्चा करना नहीं चाहता था, इस एक्ट के ऊपर, लेकिन मैं काफी दिनों से डीप स्टेट, इंटरनेशनल खुफिया एजेंसीज को के डीप में मैं जा चुका हूं और गंभीरता से उसका अध्ययन कर रहा हूं। तो शोध के बाद पता चल रहा है, अमेरिका के छोटे छोटे इलाकों में, क्रिश्चियन मिशनरी में, भारत के छोटे छोटे गांव की तस्वीर है और मैप पे लिखा हुआ है कि ये कब तक इस इलाके में आबादी कन्वर्ट कर जाएगी, कब तक इस इलाके में आबादी कन्वर्ट कर जाएगी। हर इलाके के डॉट्स दिए हुए हैं और हमारे जो सूत्र हैं जिन्होंने मुझे ये जानकारी दी उसके बाद फिर हमने इस पर शोध शुरू किया और शोध के बाद आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक व्यक्ति जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, एक पत्रकार जो एक खास संस्थान में मोदी विरोध का बिगुल फूके हुए है, एक क्या सैकड़ों ऐसे पत्रकार हैं, और जातीय उन्माद का जो खेल इस देश में चल रहा है उसके पीछे असल कहानी क्या है। ये साजिश तो बहुत गहरी है, 300 वर्ष पुरानी साजिश है। उसके पहले तो आप कह सकते हैं कि राजाओं की, एक राजा की दूसरे राजा की सल्तनत चलता रहता था, वो लड़ाई में नहीं जाते हैं। लेकिन 200-300 साल पहले की जो कॉन्स्पिरेसी है वो अपने अंजाम तक पहुंच रही है। 1947 में कुछ अंजाम तक पहुंची और उसके बाद लगातार सतत अपने अंजाम तक पहुंच रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है मित्रों कि हमारे समाज को सत्य से कोई लेना देना नहीं, शोध करना चाहते नहीं, नेपथ्य में जाकर के झांकना नहीं चाहते, सत्य को खोजना नहीं चाहते और एक नैरेटिव के शिकार होते जा रहे हैं, बड़ी तेजी से शिकार होते जा रहे हैं। निर्लज्जता अपने उरूज पर है, अपने शिखर पर है और निर्लज्ज अगर कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति हो जो खुद को एलओपी बताए, वो अगर हो तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहने से बात बनेगी नहीं, ये वॉर है और अब ये युद्ध शुरू होगा, फ्रंटल वॉर शुरू होगा और वैचारिक वॉर में वो मात खाएंगे। साक्ष्यों के जरिए सत्य का उद्घाटन होगा और ये फिर बगलें झांकेंगे, फिर पीढ़ियां इनकी बगलें झांकेंगी। जो इरादा इनके मन में चल रहा है, जो ये कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। नेता हों, अभिनेता हों, इस पार्टी के हों, उस पार्टी के हों, बहुत सोच समझ करके, किसी पार्टी को क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता, किसी पार्टी को नहीं। लेकिन एक पार्टी विशेष को तो कटघरे में बड़ी मजबूती से खड़ा किया जा सकता है। यूजीसी एक्ट बहुत सोच समझ करके बड़ी गंभीर कॉन्स्पिरेसी के तहत लाई गई है और उसका प्रचार दिल्ली विश्वविद्यालय के तथाकथित प्रोफेसर कर रहे हैं, सड़कों पर दुकान चला रहे हैं और उनको समर्थन मिल रहा है लेफ्ट इकोसिस्टम से, बेईमान, भ्रष्ट, अनैतिक लेफ्ट इकोसिस्टम से उन्हें समर्थन मिल रहा है। जातीय विद्वेष, जातीय विध्वंस कराने की उनकी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। लेकिन उस कॉन्स्पिरेसी को आज एक्सपोज करने के पहले मैं एक नेता के भाषण को सुनाता हूं और ये भाषण आप कहेंगे कि ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य है या संयोग है या कुसंयोग है।
पहले भाषण सुनाते हैं, फिर इनके कुसंयोग को दर्शाते हैं। हमारे देश के लीडर ऑफ में जाके नाम ऑपोजिशन पढ़िए डॉक्टरों कांग्रेस के। पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं। अपेक्षा की जाती है उनसे एक गांभीर्य की, एक गंभीरता की, राजनीतिक परिपक्वता की अपेक्षा की जाती है। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि जो एक्सपोजे हम करने जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। और इसलिए अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें भी बैकफुट पर आना पड़ेगा, और वो बात समझ चुके हैं, पूरी तरह से समझ चुके हैं, उनके समझ में आ गई है बात। इसलिए अब वो निकलना चाहते हैं और गाज कहीं ना कहीं गिराना चाहते हैं, लेकिन उस पर आएंगे बाद में। पहले हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी को सुनिए जरा सा। अपोलो हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों के। वहां पे आपको एक दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यह देश सबका है, वन मैन वन वोट। जितनी आबादी उतनी भागीदारी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे के सारे लोग एक जैसे हैं, कोई कम नहीं है, सब समान है। अच्छा, मनरेगा की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको 85% मिल जाएगा, भरा हुआ है वहां पे वो। हंसी आती है, और ये हंसी जो है, ये विस्मयादिबोधक शब्द अगर आप जानते हो तो ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। अभी इनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी बीमार हैं और सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट भी जा सकते थे, एम्स भी जा सकते थे, एम्स नहीं जाते हैं, ये सर गंगाराम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो डॉक्टरों में भी जाति ढूंढ रहे हैं, कौन सवर्ण है, कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन और एससी है, एसटी है, डॉक्टरों में ढूंढ रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ढूंढ रहे हैं डॉक्टरों में, डॉक्टरों में ढूंढ रहे हैं, डॉक्टरों में। क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने इनके ऊपर कटाक्ष किया, गांधी परिवार के ऊपर कटाक्ष किया। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? ऐसा कभी संभव नहीं हुआ, किसी कालखंड में संभव नहीं हुआ। एक ही परिवार के 3 सदस्य, हां एक परिवार और है जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, उसके बारे में भी मैं बताता हूं। एक ही परिवार के 3 सदस्य दोनों सदनों के सदस्य हों, कालखंड, एक ही कालखंड में, एक ही सत्र में, राज्यसभा के भी हों और लोकसभा के भी हों। सोनिया गांधी राज्यसभा से हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा से हैं। और लोकसभा में भी एक सीट जो सुरक्षित सीट थी एक प्रकार से, जहां से ये जीत गए वायनाड, उन्होंने उनको छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश की एक सीट को बरकरार रखा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में जीत मिलेगी। तो वहां अगर जीत मिल गई तो वायनाड जो सुरक्षित सीट है, वहां से बहन को जिता दिया। संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं कोई राजनीति भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब हमारे नेता इस प्रकार की बात सार्वजनिक मंचों से करेंगे कि अपोलो हॉस्पिटल चले जाइए, वहां कोई दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो यह सवाल बनता है और इसे पूछा जाना चाहिए, डंके की चोट पर मजबूती से पूछा जाना चाहिए कि बहन भी सांसद, भाई भी सांसद, मां भी सांसद, तो हर आदमी को अधिकार है ना, उस मनरेगा के मजदूर को भी तो अधिकार है ना। और फिर अपने चापलूस को, अपने चमचे को अमेठी से सांसद, किसी मनरेगा के मजदूर को बना देते। खैर इतनी बड़ी पार्टी है, कोई न कोई होगा भी, लेकिन अगर आप में शुचिता होती, आपको संविधान की लाज की चिंता होती, तो आप ऐसा व्यवहार नहीं करते।
संविधान को किस प्रकार से नेहरू गांधी परिवार ने पैरों तले कुचला है, इसकी व्याख्या करने बैठूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं। मैं आ रहा हूं अपने मूल सवाल पर कि कोई पार्टी अछूती नहीं है, खेल बहुत गहरा है, षड्यंत्र बहुत गहरा है, उस पर मैं आ रहा हूं। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी भाषण के दौरान किस प्रकार का अनर्गल, और यही ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत तोड़ो बयान दे रहे थे। पत्रकारों को पूछ रहे थे, आप में से ओबीसी कौन है, आप में से दलित कौन है, आप में से एसटी कौन है, एससी कौन है, माइनॉरिटी कौन है। ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर रहे थे। तो खैर, इस परिवार पर केंद्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। इस परिवार के बारे में मेरे मन में कोई इलविल नहीं है, लेकिन जो साक्ष्य है वो तो आपके सामने है। नेहरू जी भी प्रधानमंत्री, इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री, राजीव जी भी प्रधानमंत्री, अब राहुल जी प्रधानमंत्री की रेस में हैं। मनरेगा का कोई आदमी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। तो माननीय राहुल गांधी जी, ये चिंतन और चिंता दोनों का विषय है आपके लिए। तो ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आपकी बुद्धिमत्ता पर छोड़ रहा हूं, आपके विवेक पर छोड़ रहा हूं कि आप इसका आकलन करें, आप इसकी पड़ताल करें, जांचें, परखें, अपनी आत्मा से पूछें कि जो आप कह रहे हैं उसे कहने में आपके होठ क्यों नहीं कांपे। सार्वजनिक जीवन में कम से कम शुचिता की राजनीति करने वाले को यह बात बोलनी चाहिए और कहनी चाहिए। उनका आचरण और उनकी कथनी में साम्य होना चाहिए। आपके आचरण और कथनी में साम्य नहीं है, इसलिए मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। यह प्रश्न आपके लिए है। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आपकी आलोचना पर वक्त जाया करूं, बिल्कुल नहीं मेरी इच्छा है। लेकिन आप एक राजनीतिक पार्टी के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और अपनी मां का ही इलाज सर गंगाराम हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। पता नहीं वो वहां कौन सा दलित, कौन सा ओबीसी, कौन सा एससी एसटी उनका इलाज कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। लोग तो चर्चा करते हैं कि जो चैंपियन हुआ करते थे सामाजिक न्याय के श्री रामविलास जी पासवान, वो एम्स में जाकर के, चर्चा है, मैं जिन कंफर्म नहीं कर रहा हूं, कि एम्स में वो कहते थे कि कोई रिजर्वेशन वाला डॉक्टर मत लाओ। सवाल रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन का नहीं है। मैं आरक्षण के संपूर्ण पक्ष में हूं, लेकिन आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन के अनुरूप ही पक्ष में हूं और उतने ही सीमा तक पक्ष में हूं। अब आप कहेंगे कि मैं जाति से कुछ हूं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरा आचरण नहीं है। लेकिन सत्य कहने में अगर मुझे इसकी तोहमत झेलनी भी पड़े तो मैं झेलने के लिए तैयार हूं, मैं आलोचना झेलने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन असत्य नहीं कहूं इस डर से, ऐसा हो नहीं सकता। यह हमारी पेशा इजाजत नहीं देती। तो सत्य क्या है मित्रों? सत्य सुनिए, यह बात हो नहीं सकती इतना कठोर कानून बन जाए। संसदीय कमेटी, बड़ी चर्चा हो गई है, आप सबको मालूम है, मैं फिर दोबारा रीइटरेट कर रहा हूं। जिस संसदीय कमेटी ने अनुशंसा की, 31 सदस्यों की वो समिति है और 31 सदस्यों की समिति में के चेयरपर्सन है श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, और बाकी उसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। लेकिन राज्यसभा से अधिकतर सदस्य बीजेपी जो सत्ता में है, सत्तारूढ़ पार्टी के अलग से है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं। रविशंकर प्रसाद है वहां पर, संबित पात्रा है वहां पर संसदीय समिति में, एक अग्रवाल साहब हैं, वो है संसदीय समिति में। पूरा संसदीय समिति ही पढ़ देता हूं, पूरा संसदीय समिति संक्षेप में होगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, इंतजार कीजिए, क्योंकि असली मुद्दे पर मैं आता हूं। चेयरपर्सन श्री दिग्विजय सिंह हैं। राज्यसभा से जो सांसद हैं इस एजुकेशन कमेटी में, संसदीय समिति में, श्री विकास रंजन भट्टाचार्य, मिस सुस्मिता देव, सिकंदर कुमार, श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार, श्रीमती रेखा शर्मा, डॉक्टर भीम सिंह,
श्री हरभजन सिंह, श्री घनश्याम तिवारी, श्रीमती संगीता यादव। और लोकसभा से हैं श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल, इन्हीं का मैं जिक्र कर रहा था, डॉक्टर अंगोमोचा बिमोल अकोजैम, श्रीमती रचना बनर्जी, श्रीमती शोभाबेन महेंद्र सिंह बरैया, श्री दर्शन सिंह चौधरी, श्री जितेंद्र कुमार दोहरे, प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़, श्री अभिजीत गंगोपाध्याय, डॉक्टर हेमांग जोशी, श्री अमर शरदराव काले, श्री कलिपड़ सारेन खेरवाल, एडवोकेट डीन कुरिजाकोसे, डॉक्टर संबित पात्रा, श्री रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी, श्री राजीव राय, श्री जियाउर रहमान, श्री करण भूषण सिंह, मिस बांसुरी स्वराज, श्री कामाख्या प्रसाद तासा, डॉक्टर टी सुमंथी एलियास थमनजाची, थंगा पांडेयन, इतने लोग हैं इस पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर। जाकिर नायक को जाकिर नायक जी कहने वाले एक कट्टर इस्लामिस्ट टेररिस्ट, जिससे 50 लाख रुपए की फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन को प्राप्त हुआ। दिग्विजय सिंह उनके कार्यक्रम में जाकर के जाकिर नायक जी कहते हैं। वो भगौड़ा है, तो देश से भाग चुका है, सरकार उसे ढूंढ रही है जाकिर नायक को। जाकिर नायक अभी मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है, कहां है पता नहीं है, लेकिन जाकिर नायक को जाकिर नायक जी कह रहे हैं। और उन्होंने 50 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया। जब बात बहुत बढ़ गई तो इन्होंने पैसे वापस किए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। सीआईए कुछ काम कर रही है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है। हमारी संसद कॉम्प्रोमाइज्ड है, और आज से नहीं, जमाने से। मोरारजी भाई के ऊपर आरोप लगा था, मोरारजी भाई के ऊपर, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे इस देश के, उनके ऊपर आरोप लगा था। रॉ के बारे में कहा जाता है, यह मोरारजी भाई का कहना था कि रॉ जो बना था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यह इसलिए बना था क्योंकि इंदिरा गांधी स्पाइंग कराना चाहती थी। उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। और कई ऐसी घटनाएं हुई, प्रधानमंत्री की गलती की वजह से हमारे स्पाई बाहर बाहर मारे गए हैं, उसका भी जिक्र मैं किसी दिन करूंगा। हमारे देश का कौन सा नेता कॉम्प्रोमाइज्ड है, यह कहना मुश्किल है। मैंने जिस बात का जिक्र कार्यक्रम के शुरू में किया था कि अमेरिका में बहुत सारी जगहों पे मैप है भारत का, एक एक गांव का, एक एक ब्लॉक का, एक एक जिले का मैप है। 6 लाख से अधिक गांवों का मैप है, ब्लॉक का मैप है, डिस्ट्रिक्ट शहरों का मैप है, और पूरे प्लानिंग्स के साथ यह खेल चल रहा है। भारत की आबादी युवा आबादी है। युवा आबादी सबसे ज्यादा कहां रहती है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में। तो इस बार तैयारी यह की गई कि इनके जड़ में मट्ठा डालो, वहीं से विद्रोह करवाओ, वहीं से विस्फोट करवाओ। बात नहीं बन रही है बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करा दो, नेपाल में करा दो, श्रीलंका में करा दो, अफगानिस्तान में करा दो, इससे भी बात नहीं बन रही है। हिंदू मुसलमान का वॉर चलाओ तेजी से, नई बात बन पा रही है। तो फिर क्या करो? जातीय उन्माद फैलाओ, इस देश को टुकड़ों में बांटो, बनने मत दो, खंडित कर दो, विभाजित कर दो, जातीय वैमनस्यता का जहर बो। और वो जहर कैसे बोया जाएगा?
तो उसकी जो लेबोरेटरी है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये जहर बोएगा कौन? ये जहर बोएगा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके लोग बोएंगे जो पॉलिसी बनाते हैं। दिग्विजय सिंह एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा षड्यंत्रकारी व्यक्ति जो हिंदुत्व, हिंदू भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने में सबसे पहले व्यक्ति थे। ये उस पत्रकार की पुस्तक रिलीज करने वाले में से एक थे। ये व्यक्ति और इनके साथ आजकल आ रहे हैं मणिशंकर अय्यर, जो खुद को नास्तिक कहते हैं, वो मणिशंकर अय्यर, ये सारे लोग, ये सारा कुनबा, इनको कोई मतलब नहीं है भारत के समाज के एकजुट होने से। ये जितनी बातें आपको कहते हैं कम्युनल हार्मनी की, ये कम्युनल विद्वेष इनको चाहिए, हार्मनी नहीं चाहिए। हार्मनी अगर चाहिए होता तो ये दिग्विजय सिंह इस कमेटी के, पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन थे। याद कीजिए, लगातार अर्जुन सिंह की गलती थी, राजा मांडाधीश विश्वनाथ बाबू की गलती थी। मैंने कहा था ना कि विश्वनाथ बाबू का नाम लेवा कोई नहीं है आज के दिन में, अर्जुन सिंह का नाम लेवा कोई नहीं है। अब एक ये दूसरे आए हैं नकली, दिग्विजय सिंह, इन्होंने ये कृत्य किया है। और कौन कौन है इस कमेटी में, इसकी बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए। और मैं मांग कर रहा हूं प्रधानमंत्री से, इन नेताओं के सीआईए के साथ क्या रिश्ता है, उसके हैंडलर के साथ क्या रिश्ता है। एक पत्रकार जो अभी विदेश में एक विश्वविद्यालय के फेलोशिप पर, नाइट फेलोशिप पर गई हुई हैं, 9 महीने रह करके आई हैं, करोड़ों रुपया वहां से लाई हैं, उसके बाद, उसके पहले से भी वो काम कर रही थी, उसके बाद उनका खेल चल रहा है, उसकी जांच तहकीकात होनी चाहिए। उनके पति के बारे में, तथाकथित पति, मुझे नहीं है या नहीं है, लेकिन उनके पति के बारे में सर्वविदित है कि वो सीआईए का हैंडलर है। अब ये सीआईए के हैंडलर क्या हमारे सदन के अंदर बैठे हैं, जो उनके इशारे पर विध्वंसक रणनीतियां बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं कि कैसे इनके समाज में आग लगेगी। तो ऐसी नीति बना दो, ऐसा एक्ट बनाओ जिसमें एक वर्ग को सिंगल आउट करो, एक वर्ग को पूरी तरह से अलग कर दो, वो उस वर्ग को भड़काओ, उस वर्ग को चढ़ाओ दूसरे वर्ग के खिलाफ। और ये वर्ग नहीं, जातीय संघर्ष कराओ। वर्ग संघर्ष से बात बनेगी नहीं, वर्ग संघर्ष तो लेफ्ट इकोसिस्टम ने करा लिया, नहीं बात बनी, तो अब जातीय संघर्ष कराओ। ये रणनीति बन रही है, और ये रणनीति कोई एक एजेंसी नहीं बना रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि MI6 और सीआईए के लोग हमारी संसद में बैठे हैं। जांच कराइए, इनके मूवमेंट्स को देखिए, इनके इनकम के पैटर्न को देखिए, इनकी एक एक मूवमेंट, इनकी एक एक गतिविधि, किन से मिलते हैं, कब मिलते हैं, इनके आय का स्रोत क्या है, कैसे ये काम कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं भारत सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि सीआईए के एजेंटों ने यूजीसी एक्ट को फाइनल किया है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। यह यूं ही एक्ट नहीं बना है, यह सोच समझ करके बनाया गया है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं। बीजेपी इससे अछूती नहीं है, तो वो कौन है, कौन इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, कौन ये खेल खेल रहा है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मैं सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करूंगा, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूं, जो 2 बेहतरीन फैसले दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन है जातीय उन्माद को लेकर के, हालांकि विषय दूसरा है लेकिन मिलता जुलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो चीजें हो रही हैं इस देश में, वो इस देश के अंदर से नहीं हो रही है, देश के बाहर से हो रही है। देश को कमजोर करो, एकजुट देश ना हो पाए, हिंदू भी एकजुट ना हो पाए, मुसलमान भी इकट्ठा ना रह पाए, उसको तोड़ो, और तोड़ करके जातीय उन्माद फैलाओ, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाओ।
समाज तेजी से समरसता के रास्ते पर बढ़ रहा था। कहीं कोई आपत्ति नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। क्षुद्र, लोभी, स्वार्थी, बेईमान, भ्रष्ट, बेशर्म, निर्लज्ज, पतित आज भी दोहरा रहा है रोहित वेमुला की बात। बेशर्मों को मालूम नहीं है कि रोहित वेमुला का केस पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। रोहित वेमुला शेड्यूल कास्ट नहीं था, उसका फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ा गया। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की पुलिस ने इंक्वायरी किया, जांच किया। जांच के बाद रिपोर्ट दी कि रोहित वेमुला SC ST नहीं था, फर्जी सर्टिफिकेट उसकी मां ने बनाया, किसी ने उसे मरने के लिए प्रेरित नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, फिर भी ये भ्रष्ट निर्लज्ज पतित पत्रकार, फिर भी ये भ्रष्ट निर्लज्ज पतित नेता, फिर भी ये भ्रष्ट पतित निर्लज्ज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनर्गल प्रलाप इस देश में चलाए जा रहे हैं। क्यों भाई नेटवर्क उन पतितों, निर्लज्जों, बेशर्मों को चुनौती दे रहा है, चौक पर, चौराहे पर, सदन पर, पार्लियामेंट में और स्टूडियो में। जहां आना है, हिम्मत है तो आओ, साक्ष्य के साथ आओ। है हिम्मत? हिम्मत है पतित लक्ष्मण यादव, हिम्मत है पतित पत्रकारों, हिम्मत है पतित बेईमान भ्रष्ट नेताओं। भारत को टुकड़े करने की प्लानिंग कर रहे हो। भारत को जार जार कर को टुकड़े टुकड़े में बांटने की प्लानिंग चल रही है और यह देश मौन रहेगा? यह देश मौन नहीं रह सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सुन लीजिए, यह देश मौन नहीं रहेगा। इस देश का खून खौल रहा है। बहुत मुश्किल से इस देश को रास्ते पर लाया गया है। अगर टुकड़ों में बांटने की साजिश हुई तो फिर देश मौन नहीं रहेगा। सुन लीजिए आप, मैं आपको सीधे सीधे कह रहा हूं, बहुत हो गया, प्रपंच नहीं चलेगा। रोहित वेमुला का साक्ष्य पूरी दुनिया के सामने रखिए। रखिए उन निर्लज्ज पतितों को, ये मत बोलिए, और अगर ये बोले उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही कानूनी कार्रवाई? पूछिए रेवंत रेड्डी से जाकर के क्या हुआ रोहित वेमुला के साथ। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर को फंसाया गया, क्लीन चिट मिला, उसमें क्लीन चिट मिला। फिर भी ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, रोहित वेमुला, रोहित वेमुला, रोहित वेमुला। पतित निर्लज्ज कहीं के, फिर भी कह रहे हैं रोहित वेमुला। रोहित वेमुला का केस आईने के तरह साफ है। इनका कुप्रचार देखिए। हे निर्लज्ज पतित दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, बेशर्म प्रोफेसर, आओ साक्ष्यों से सामना करो। तुम्हें लड़ाई लड़नी है अगर संघ से तो लड़ो। लेकिन मैं देश भर के उन पत्रकारों को आज आह्वान कर रहा हूं कि सभी इकट्ठा होइए। इन बेईमान भ्रष्टाचारियों के मंसूबे को बेनकाब कीजिए। सत्य आपके साथ खड़ा है। ये सत्याग्रही को हराने की प्लानिंग रच रहा है। ये रचने नहीं दिया जाएगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, सभी पत्रकारों से, कि जो रोहित वेमुला के बारे में असत्य फैलाया जा रहा है, जिस कड़ी में प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं तुष्ट करने के लिए, तो रोहित वेमुला कितनी घटनाएं हुई? 0.003% की घटनाएं हैं। 4 करोड़ का टोटल स्टूडेंट का पॉपुलेशन, इक्का दुक्का घटनाएं, उस पर यह षड्यंत्र खड़ा किया जा रहा है, उस पर। और एक वर्ग विशेष को तो छोड़ दो, उसको तो कुछ नहीं, उसको क्या क्या हो सकता है साहब? विश्वविद्यालय से निष्कासन हो सकता है। अगर किसी प्रोफेसर के खिलाफ आरोप लग गया, उसकी नौकरी जा सकती है, बिना किसी जांच पड़ताल के जा सकती है। अगर कमेटी ने कह दिया तो आपकी नौकरी चली गई।
आप नौकरी से हाथ धो लेंगे। किसी ने आरोप लगा दिया, कमेटी ने फैसला कर लिया, कमेटी में आपके नुमाइंदे नहीं है। मैं इस पर भरोसा नहीं रखता हूं, किसी का भी नुमाइंदा हो, हमें उस पर यकीन रखना चाहिए। हमें यकीन रखना चाहिए। और अब मनुस्मृति पर ही चर्चा करनी है तो होगी, जमकर होगी, खूब होगी। तुम्हारे षड्यंत्र को मैं चलने नहीं दूंगा। ये सीआईए के दलालों, देश के दलालों, देश को तोड़ने की जो प्लानिंग कर रहे हो, तुम्हारे षड्यंत्र को चलने नहीं दूंगा। तुम्हें एक्सपोज करूंगा, सत्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर एक्सपोज करूंगा। ये यूजीसी का एक्ट सीआईए की प्लानिंग के तहत आया है। ये किसी सांसद ने, हमारे देश के सांसद ने नहीं बनाया है। इसकी पूरी षड्यंत्र की गई है। पूरे षड्यंत्र के साथ इसको अंजाम तक पहुंचाया गया है। खैर, अब ये लड़ाई शुरू हुई है, तो ये लड़ाई अब चलेगी और इन बेईमानों को नंगा करूंगा सत्य के आधार पर। आने वाले समय का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।